विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। पिछले वीडियो में हम अंतिम मुग़ल बादशाह और नादिर शाह के आक्रमण के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम बात करेंगे मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारणों की। तो बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक का काल मुग़ल साम्राज्य के उत्थान और विकास का काल था। प्राय 175 वर्ष के गौरवपूर्ण समय के बाद मुग़ल साम्राज्य अंधकार के गर्त में चला गया। 1707 ईस्वी के पश्चात का भारत का इतिहास ऐसे संघर्षों, दुर्घटनाओं, कुचक्रों और षड्यंत्रों और विरोधी शक्तियों की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का रहा था, जिसमें मुग़ल बादशाह बिल्कुल नगण्य बन गए थे। बाबर, अकबर, शाहजहाँ और औरंगज़ेब का गौरव नष्ट हो गया था तथा उनके उत्तराधिकारी स्वार्थी अमीरों के हाथों में कठपुतली बनकर नाम मात्र के शासक रह गए थे। 1707 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक यानी 150 वर्षों तक मुग़ल साम्राज्य एक बीमार और दुर्बल व्यक्ति की भांति घुट-घुट कर समाप्त हुआ। लैनपुल ने मुग़ल साम्राज्य के पतन के बारे में लिखा है कि जैसे किसी राजा की मृतदेह को युगांतर तक एकांत में ताज पहनाकर, शस्त्र धारण कराकर, पूर्ण प्रभावशाली बनाकर सजा कर रखा जाता है, किंतु फिर भी प्रकृति के तनिक से श्वास लेने पर ही वह धूल में मिल जाती है, ठीक इसी प्रकार मुग़ल साम्राज्य उसके महान यश के लुप्त होते ही समाप्त हो गया। मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगज़ेब कितना जिम्मेदार था, उसका वर्णन औरंगज़ेब के अध्याय में किया जा चुका है। ये सत्य है कि कुछ हद तक औरंगज़ेब भी मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार था, परंतु यदि औरंगज़ेब के बाद भी और योग्य शासक हुए होते तो वे स्थिति को संभाल सकते थे। इसलिए औरंगज़ेब के अलावा अन्य कारण निम्न थे जिससे मुग़ल साम्राज्य का पतन असंभवी हो गया। तो सबसे पहला कारण था उत्तरकालीन मुग़ल बादशाहों की अयोग्यता। मध्ययुगीन साम्राज्य मात्र सम्राटों की योग्यता पर टिका रहता था। यदि सम्राट योग्य और चरित्रवान होता तो साम्राज्य को स्थायित्व प्राप्त होता था, किंतु दुर्भाग्यवश औरंगज़ेब के बाद के मुग़ल सम्राट न तो योग्य थे और न चरित्रवान। वे अब तलवार से अधिक स्त्री और शराब को प्यार करने लगे थे। औरंगज़ेब का उत्तराधिकारी बहादुर शाह साहे बेखबर कहलाता था। डॉक्टर श्रीराम शर्मा के अनुसार कामबख्श ने बंदीगृह में मृत्युशैया पर इस बात पर पश्चाताप किया कि तैमूर का वंश जीवित ही पकड़ा गया, किंतु जहांदर शाह और अहमद शाह को अपनी रखेलों के बाहुबंधुओं में फंसे हुए कर्तव्य विमुख अवस्था में बंदी बनाए जाने पर तनिक भी लज्जा नहीं आई। जहांदर शाह तो अपनी प्रेयसी लाल कौर के साथ खुलेआम प्रेम प्रदर्शन करता था और 10 माह में ही अपना राज्य खो बैठा। अहमद शाह 4 वर्ग मील लंबे चौड़े रनिवास में कई सप्ताह तक पुरुष का मुख देखे बिना ही विलास में डूबा रहता था। फर्रुखशियर को सैयद भाइयों ने जनाने खाने से खींचकर बाहर निकाला और बाद में गला घोंटकर मार डाला। मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से विख्यात हुआ और नादिर शाह के सामने उसे प्राणों की भीख मांगनी पड़ी। अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय और शाह आलम द्वितीय ऐसे बादशाह हुए जो अपने सरदारों अथवा मराठों के हाथों में कठपुतली की तरह रहे और अंग्रेजों के पेंशनर बनने को बाध्य हुए। ऐसी स्थिति में मुग़ल साम्राज्य का पतन होना स्वाभाविक था। दूसरा कारण जिसको हम मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी मान सकते हैं वो है मुग़ल सामंतों का नैतिक पतन। केवल मुग़ल सम्राट ही नहीं बल्कि उनके सामंतों का भी नैतिक पतन हो गया था। निसंदेह मुग़ल सामंत अपने बादशाहों का अनुकरण कर रहे थे, जिनके जीवन में शराब, स्त्री, षड्यंत्र, स्वार्थ, पदलोलुपता आदि ही प्रमुख रह गए थे। धन, आराम और विलासिता की अधिकता ने उनके चरित्र को गिरा दिया। उनके रनिवासों में स्त्रियों की भीड़ रहा करती थी। वे खूब शराब पीते और युद्ध क्षेत्र में पालकियों में बैठकर जाने लगे थे। मुग़ल सामंत बड़ी तीव्र गति से पतित हो रहे थे। जदुनाथ सरकार के अनुसार कोई भी मुग़ल सामंत 1 या 2 पीढ़ियों से अधिक समय तक अपना महत्व बनाए रख सका। यदि किसी सामंत की वीरता के विषय में इतिहासकार ने 3 पृष्ठ लिखे तो उसके पुत्र के कार्यों का वर्णन केवल 1 ही पृष्ठ में हुआ और उसके पौत्र का वर्णन केवल कुछ इस प्रकार के शब्दों में कि उसने कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया समाप्त हो जाता।
फिर जब मुग़ल सम्राट कमज़ोर हो गए तो मुग़ल सामंतों की बनाई और उन्होंने अपने अलग अलग राज्य स्थापित कर लिए। इस तरह मुग़ल साम्राज्य विभक्त होकर पतन को प्राप्त हो गया। अब इसके लिए अगला कारण जो जिम्मेदार है वो है मुग़ल सैनिक शक्ति का ह्रास। मुग़ल साम्राज्य के पतन का एक कारण मुग़ल सेना का ह्रास था। भारत के धन, शराबखोरी और आराम ने मुग़ल सेना पर बहुत बुरा प्रभाव डाला। सर वुलजले हैक के अनुसार सेना की चरित्रहीनता ही साम्राज्य के पतन के मुख्य कारणों में से एक थी। इरविन के अनुसार व्यक्तिगत साहस को छोड़कर सेना में पाए जाने वाले समस्त दुर्गुण मुग़ल सेना में थे तथा अनुशासनहीनता, एकता का अभाव, विलासिता, आलस्य, अवज्ञा और भारी तथा कठिनाई से प्रयोग में आने वाले शस्त्र इत्यादि। फिर औरंगजेब के बाद मुग़लों की मनसबदारी सैनिक की व्यवस्था गड़बड़ा गई। मनसबदारों को वेतन के बदले में जो जागीर मिलती थी उसका संकट पैदा हो गया। समस्या इतनी गंभीर हो गई कि भीमसेन के अनुसार बहादुर शाह ने अपने अफसरों को जागीर देने के लिए राजपूतों को उनके राज्य से जागीर देने के लिए मनाया। आनंद राम मुखलिस के अनुसार फर्रुखशेर के समय में जागीरें प्रदान करना केवल कागजी कार्रवाई रह गई। इसके बाद तो एक अनार और 100 बीमार वाली कहावत जागीरों पर लागू हो गई। जागीरों के लिए संघर्ष व गुटबाजियाँ शुरू हो गई और सारी सैनिक की व्यवस्था गड़बड़ा गई। सम्राट की कोई सुदृढ़ सेना नहीं रह गई और सामंत अपने स्वार्थ में अपनी सेना का इस्तेमाल करने लगे। परिणाम स्वरूप मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया। इसका अगला कारण था मुग़ल साम्राज्य का आर्थिक दिवालियापन। तो मध्यकालीन साम्राज्य बादशाह की योग्यता, सेना की सुदृढ़ता और राजकोष में पर्याप्त धन पर निर्भर करता था और मुग़ल साम्राज्य के पास इन तीनों का ही अभाव हो गया था। शाहजहाँ के समय में मध्य एशिया और कंधार के युद्धों में और भव्य इमारतों के निर्माण और वैभव प्रदर्शन पर खूब धन व्यय हुआ था। औरंगजेब के समय में तो दक्षिण के लंबे युद्धों ने सारे मुग़ल साम्राज्य के आर्थिक ढांचे को ही हिला दिया था। औरंगजेब के उत्तराधिकारी बहादुर शाह के समय से राज्य के व्यय को संभालने में असमर्थ हो गई थी। बाद के समय में यह स्थिति निरंतर खराब होती गई। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि बादशाह न सेना रख सके, न शासन को ठीक प्रकार से चला सके और न अपनी प्रतिष्ठा बचा सके। यहाँ तक कि आलमगीर द्वितीय की स्थिति पैदल चलने तक पहुँच गई और जैसा जदुनाथ सरकार ने लिखा है कि एक बार तो मुग़ल जनान खाने में 3 दिन तक चूल्हे में आग नहीं चली। शहजादियाँ अधिक समय तक भूख सहन नहीं कर सकी और पर्दे की परवाह न करते हुए महल से निकलकर शहर की ओर दौड़ पड़ी। जिस शासन की हालत इतनी गिर जाए फिर वह अधिक समय तक किस प्रकार चल सकता है। अगला कारण था मुग़लों में उत्तराधिकार के नियम का अभाव। तो मुग़ल साम्राज्य में उत्तराधिकार पाने के लिए कोई निश्चित नियम नहीं था जिससे शांति के साथ राज्यारोहण हो सके। प्रत्येक बादशाह की मृत्यु के बाद सिंहासन के लिए गृह युद्ध व भातृघातक युद्ध हुआ करते थे। तख्त या तख्ता अर्थात सिंहासन या मृत्यु वाला सिद्धांत अपनाया हुआ था। सम्राट के मरते ही मुग़ल दरबार में दलबंदियाँ और षड्यंत्र शुरू हो जाते और थोड़े समय बाद साम्राज्य की नींव हिल जाया करती थी। शाहजहाँ के समय में तो सम्राट के जीवन काल में उसके पुत्रों में इतना भीषण युद्ध हुआ कि वह 2 वर्ष तक चलता रहा। कौन सा सेक्शन को स्वयं कैदी का जीवन व्यतीत करना पड़ा। औरंगजेब के बाद तो उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष करना एक परंपरा ही बन गई और सम्राट जो अमीर उससे सिंहासन पर बैठा थे उनकी कठपुतली बन गए। दरबार में विरोधी और षड्यंत्रकारी दल बन गए और मुग़ल सरकार की शक्ति क्षीण हो गई। देश के सम्मुख गंभीर समस्याओं के विषय में सोचने वाला कोई नहीं रहा और सब लोग अपनी अपनी स्वार्थ सिद्धि में लग गए। एक दूसरे को लड़वाने के प्रयत्न किए जाते रहे। ऐसी स्थिति में मुग़ल साम्राज्य का पतन तो स्वाभाविक ही था। अगला कारण था मुग़ल साम्राज्य की विशालता और मराठों का उत्कर्ष। औरंगजेब के काल में मुग़ल साम्राज्य का विस्तार बहुत बढ़ गया था। एक व्यक्ति के लिए एक केंद्र से इस विशाल साम्राज्य को संभालना, विशेषकर उस समय जबकि यातायात और संचार के साधन इतने अच्छे नहीं थे, असंभव था। औरंगजेब के समय में साम्राज्य दक्षिण में इतना फैल गया था कि बादशाह मराठों को नियंत्रित नहीं कर सका।
मराठे दक्षिण में हवा की तरह फैल गए और बादशाह उनमें उलझकर असफल हो गया। बाद में तो मराठों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि वे न केवल दक्षिण भारत में फैल गए और पेशवा बाजीराव के नेतृत्व में मराठे जिधर भी निकले विजयी होकर लौटे। थोड़े ही समय में मराठों ने मुगल साम्राज्य को बौना और असहाय कर दिया और उसकी प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया। सम्राट की प्रतिष्ठा के समाप्त होते ही प्रांतपतियों की बनाई और वे स्वतंत्र होने लग गए। कुछ काल के बाद विभिन्न शक्तियां मुगल साम्राज्य से अलग हो गई और मुगल साम्राज्य का विघटन शुरू हो गया। फिर अगला कारण हम मान सकते हैं नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण को। तो मुगल साम्राज्य की रही सही प्रतिष्ठा को इन दोनों विदेशी आक्रमणकारियों ने समाप्त कर दिया। सेना नपुंसक हो गई और बाह्य आक्रमणकारियों का सामना न कर सकी। नादिर शाह द्वारा मुगल सम्राट को कैद करके दिल्ली लाया गया। आनंद राम ने लिखा है कि बाबर और अकबर का पतित वंशज चुपचाप लज्जा के साथ राजधानी में घुसा। उसके आगे न कोई बाजा बज रहा था और न कोई झंडे थे। नादिर शाह स्वयं शाहजहाँ के तख्ते ताउस पर बैठा दिल्ली को मुगल बादशाहों की आंखों के सामने बुरी तरह से लूटा और राजकोष में जितना भी धन, हीरे जवाहरात व वस्तुएं थी सब अपने साथ जाते समय लेता गया और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को अपने हाथों से बादशाह बनाकर गया। इस सारी घटना से मुगल सम्राट व साम्राज्य की रही सही प्रतिष्ठा भी समाप्त हो गई। बची खुची इज्जत को अहमद शाह अब्दाली ने समाप्त कर दिया और पानीपत के तीसरे युद्ध में उसने मुगल साम्राज्य के साथ मराठों की प्रतिष्ठा को भी धूल में मिला दिया। इसलिए एक लेखक ने लिखा है कि मुगल साम्राज्य का आरंभ और अंत पानीपत के रणभूमि पर हुआ। पानीपत के युद्ध के बाद दिल्ली में कई वर्षों तक मुगल बादशाह ही नहीं रहा। तो मुगल साम्राज्य के पतन के उपर्युक्त कारणों के अलावा कुछ छोटे मोटे कारण भी थे। मुगलों द्वारा समुद्री सेना की उपेक्षा करना भी उनके पतन का कारण बना। परिणामतः यह उन विदेशियों को नहीं दबा सके जिनके पास शक्तिशाली समुद्री बेड़ा था और बाद में अंग्रेजों ने अनुकूल परिस्थितियां देखकर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। मुगलों में बौद्धिक शक्ति का बुरी तरह अभाव भी मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना, जिससे 18वीं शताब्दी में मुगलों में कोई योग्य शासक नहीं हुआ। जैसा कि जदुनाथ सरकार ने लिखा है कि उस समय देश में अच्छी शिक्षा नहीं थी और न ही मुगल सामंतों के पुत्रों के लिए वास्तविक शिक्षा का कोई प्रबंध था। तो ये थे मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। नमस्कार, धन्यवाद।